शकों का साम्राज्य भले ही तलवारों की धार और युद्धों की आग में गढ़ा गया था, परंतु उनकी असली पहचान केवल योद्धाओं की नहीं थी। वे अपने साथ एक ऐसी संस्कृति लेकर आए थे जो भारत की मिट्टी में मिलकर उसे और भी समृद्ध कर गई। उनका योगदान केवल शासन और राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कला, स्थापत्य, धर्म और साहित्य में भी उनकी गहरी छाप दिखाई दी। उज्जैनी की गलियों में जब कोई विदेशी यात्री आता तो उसे केवल राजमहल की भव्यता ही नहीं, बल्कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की गंभीरता भी आकर्षित करती। शक क्षत्रपों ने कई बार इन धार्मिक स्थलों को दान दिया। कुछ अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दी, विहारों का निर्माण कराया और यात्रियों के लिए विश्रामगृह बनवाए। उनके प्रशासन में धर्म की स्वतंत्रता थी। कोई बौद्ध था तो कोई वैदिक परंपरा का अनुयायी, कोई जैन था तो कोई शैव, सबको अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार मिला। गिरनार के अभिलेख में रुद्रदामन का नाम विशेष गौरव से लिया जाता है। उसने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि संस्कृत में पहला दीर्घ शिलालेख खुदवाया। यह उस समय की बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि थी, क्योंकि अब तक ज्यादातर अभिलेख प्राकृत में होते थे। संस्कृत में शिलालेख लिखवाकर रुद्रदामन ने भारतीय साहित्य और भाषा के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। ये बताता है कि शक शासक अब पूरी तरह भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे और उसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। साहित्य के क्षेत्र में भी उनका अप्रत्यक्ष योगदान रहा। उज्जैनी खगोल शास्त्र और ज्योतिष का केंद्र बन गई। कहा जाता है कि शकों के शासन में यहाँ वेधशालाएं बनी, जिनमें ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। यही परंपरा आगे चलकर विक्रमादित्य के समय तक पहुंची और उज्जैनी ज्योतिषीय गणनाओं का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना। कला के क्षेत्र में शकों की छाप उनके सिक्कों और मूर्तिकला में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षियों और देवी देवताओं की आकृतियां अंकित होती थी। यूनानी शैली की छाप इनमें साफ दिखती थी। सिक्कों पर शासकों की प्रोफाइल, मुकुट और वस्त्रों की बनावट विदेशी प्रभाव दर्शाती थी। किंतु धीरे धीरे ये सिक्के भारतीय शैली में ढल गए। यही वह संगम था जहां विदेशी और स्वदेशी कला एक होकर नया रूप लेती है। उनके स्थापत्य में ईरानी और यूनानी शैली का असर था। स्तंभों की आकृति, भवनों की दीवारें और नक्काशी की शैली इस बात की गवाही देती है कि वे मध्य एशिया से आए थे। परंतु भारत की मिट्टी ने इन शैलियों को अपनाकर उन्हें स्थानीय रूप दे दिया। इस संगम से भारतीय स्थापत्य को नया सौंदर्य मिला। धार्मिक दृष्टि से शकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। गुजरात और सौराष्ट्र में कई बौद्ध गुफाएं और विहार उनके शासनकाल में विकसित हुए। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं को भी मान्यता दी। सिक्कों पर शिव, विष्णु और सूर्य की छवियां इस बात की गवाही देती हैं कि वे भारतीय देवताओं को अपने राज्य का संरक्षक मानते थे। उनका योगदान केवल भौतिक निर्माण तक नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना में भी था। उन्होंने जातीय और सांस्कृतिक विविधताओं को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। उनकी सेनाओं में भारतीय सैनिकों के साथ विदेशी घुड़सवार भी होते थे। उनके दरबार में भारतीय ब्राह्मण पुरोहित भी थे और यूनानी ईरानी सलाहकार भी। यह विविधता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। समुद्र पार से आने वाले व्यापारी शकों के बंदरगाहों में जब उतरते तो वे न केवल मसाले और रेशम खरीदते, बल्कि भारत की कला और धर्म को भी साथ ले जाते। इस तरह शकों ने भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। शकों की उपाधियां महाक्षत्रप और क्षत्रप केवल सत्ता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक प्रशासनिक ढांचा भी थी। इन उपाधियों से बाद के कई वंश प्रभावित हुए। गुप्त काल में भी कुछ शासकों ने इन उपाधियों को धारण किया। यह उनकी प्रशासनिक परंपरा की स्थायी धरोहर थी। धीरे धीरे जब उनका साम्राज्य गुप्तों में विलीन हुआ, तब भी उनकी कला, स्थापत्य और साहित्यिक योगदान भारत की धड़कन में जीवित रहे। गुप्त काल के स्वर्ण युग में जो भव्यता और सांस्कृतिक उन्नति देखने को मिली, उसमें शकों की नींव भी शामिल थी। लोक कथाओं में शकों का नाम कभी कभी शक या शक राजा के रूप में आता है। ये कथाएं उनके पतन को नहीं, बल्कि उनके योगदान को याद करती हैं। कभी कोई किस्सा सुनाता कि किसी शक राजा ने सिंचाई का बांध बनवाया था, तो कहीं कोई यह कहता कि उनके सिक्कों से व्यापारियों की किस्मत चमक उठी थी। इतिहास उन्हें विदेशी कह सकता है, किंतु संस्कृति ने उन्हें अपना बना लिया। वे भारत आए, तलवारें लहराई, साम्राज्य बसाया और अंततः इस भूमि की आत्मा में मिलकर अमर हो गए।
गुप्त साम्राज्य की छाया में जब शकों का नाम राजनीतिक शक्ति से मिट गया, तब भी उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इतिहास की धारा में उनकी उपस्थिति लहरों की तरह बनी रही, कभी सूक्ष्म रूप में, कभी लोकगीतों की गूंज में, कभी किसी परंपरा की पंक्ति में। ऐसा लगता था जैसे समय ने शकों को पराजित तो कर दिया, पर मिटाया नहीं। गुजरात और सौराष्ट्र की धरती पर आज भी जब कोई पुरानी गुफा या मंदिर मिलता है, तो उसकी दीवारों पर बने शिलालेख शकों की याद दिलाते हैं। जूनागढ़ का वह शिलालेख, जिसमें रुद्रदामन ने बांध की मरम्मत का उल्लेख किया, आज भी खड़ा है। ये केवल पत्थर पर खुदे हुए शब्द नहीं है, बल्कि उस समय की सांसों की गवाही है। किसान जब पानी की नहर से अपनी फसल सींचते थे, तो उन्हें ये याद आता होगा कि कभी किसी शक शासक ने उनकी प्यास बुझाने के लिए यह बांध बनवाया था। उज्जैनी, जो कभी शक राजाओं की राजधानी रही, गुप्तों के अधीन आने के बाद भी खगोल और ज्योतिष का केंद्र बनी रही। लोग कहते थे कि शकों ने इस नगरी में खगोल विद्या की नींव रखी थी। यही कारण था कि बाद के युगों में विक्रमादित्य और कालिदास जैसे नाम उज्जैनी से जुड़े। ये परंपरा कहीं न कहीं शकों की धरोहर का ही विस्तार थी। शकों के सिक्के अब धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की मुद्राओं में बदल गए, परंतु पुरातत्वविदों को आज भी खेतों और पुराने नगरों की खुदाई में उनके सिक्के मिलते हैं। किसी पर राजा का चेहरा अंकित होता है, किसी पर सूर्य की किरणें, तो किसी पर चांद की छवि। ये सिक्के मानो शकों की आत्मा है, जो समय के गर्भ से निकलकर हमें उनकी गाथा सुनाते हैं। लोक कथाओं में भी शकों का नाम जीवित रहा। राजस्थान और गुजरात के कई जनश्रुतियों में शक शब्द बार बार आता है। कहीं उन्हें पराक्रमी योद्धा कहा गया, तो कहीं निर्दयी आक्रांता। किंतु यह विरोधाभास ही उनके वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। वे एक ओर विजेता थे, तो दूसरी ओर प्रजा के संरक्षक। जैन साहित्य में भी शकों का उल्लेख मिलता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें ऐसे राजाओं के रूप में याद किया गया जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि वे केवल अपनी संस्कृति पर अड़े नहीं रहे, बल्कि इस भूमि की सभी परंपराओं को सम्मान दिया। शकों की स्मृति भारतीय पंचांग में सबसे जीवित है। शक संवत, जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है, आज भी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार है। ये संवत मानो शकों की अमरता है, जो हर वर्ष की गणना में उनके नाम को जीवित रखता है। जब जब लोग वर्ष की गणना करते हैं, तब तब अनजाने में वे शकों को याद करते हैं। आधुनिक भारत में जब इतिहासकारों ने प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों का अध्ययन किया, तब शकों की कहानी नए सिरे से सामने आई। पहले उन्हें केवल विदेशी आक्रांता माना गया था, परंतु धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि वे केवल तलवार के सहारे नहीं जीते, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर उसे और भी बहुआयामी बनाया। पुरातत्वविद जब गिरनार, जूनागढ़, उज्जैनी या भृगुकुच में खुदाई करते, तो उन्हें शकों के अवशेष मिलते। कभी कोई शिलालेख, कभी कोई मूर्ति, कभी कोई सिक्का। ये अवशेष उस साम्राज्य की गूंज थे, जिसने सदियों पहले इस भूमि पर अपने पांव जमाए थे। लोक जीवन में शकों की स्मृति कभी कभी धार्मिक अनुष्ठानों में भी झलकती है। कुछ गांवों में शक राजा के नाम से मेलों का आयोजन होता है। लोग यह नहीं जानते कि वह कौन था, परंतु उनकी परंपराओं में शकों की छाया बनी रहती है। ये छाया ही उनकी अमरता है। इतिहास में शकों का पतन गुप्त साम्राज्य के हाथों हुआ, परंतु उनका नाम भारतीयता की मिट्टी में समा गया। वे अब विदेशी नहीं रहे, बल्कि इस भूमि के पुत्र बन गए। उनकी तलवारें भले ही खामोश हो गईं, पर उनकी धरोहर, संवत, स्थापत्य, सिक्के, शिलालेख और लोक कथाएं आज भी बोल रही हैं। इस प्रकार शकों की गाथा केवल एक वंश की कहानी नहीं रही, बल्कि यह उस प्रक्रिया की गवाही है, जिसमें भारत ने बार बार विदेशी आक्रांताओं को आत्मसात किया और उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। वह किसी को नकारता नहीं, बल्कि उसे अपने रंग में रंग देता है। भारत की धरती पर शकों का प्रवेश केवल एक आक्रमण की कहानी नहीं था, बल्कि वह एक बड़े भू राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा था। वे मध्य एशिया की विस्तृत घासभूमियों से आए थे, जहां घोड़ों की टापें और धनुष बाण की गूंज ही जीवन का संगीत थी। जब उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, तो उनके साथ केवल तलवारें नहीं आईं, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी आया, जो उन्हें पश्चिमी और मध्य एशिया से जोड़ता था। यही कारण था कि शकों का साम्राज्य भारत और विश्व के बीच एक सेतु बन गया। भृगुकुच, आज का भरूच और सोपारा जैसे बंदरगाह उनके साम्राज्य के गहनों की तरह थे।
इन बंदरगाहों से मसाले, हाथी दांत, कपास, रेशम और कीमती पत्थर दूर दूर तक जाते थे। भूमध्य सागर के रोमन व्यापारी जब अपने बड़े जहाजों में भारत की ओर आते, तो उनकी आंखें इन्हीं बंदरगाहों की ओर टिकी रहती। रोमन साम्राज्य की गलियों में भारतीय काली मिर्च और रेशमी वस्त्रों की धूम थी, और यह सब शक व्यापारियों की सक्रियता से संभव हुआ था। रोमन ग्रंथों में सैके या सैके जैसे शब्द मिलते हैं, जो शकों के लिए प्रयुक्त होते थे। इसका अर्थ ये था कि भूमध्य सागर की सभ्यता भी उन्हें जानती थी। रोमन सिक्कों और भारतीय शकों के सिक्कों का एक दूसरे से आदान प्रदान मिलता है। यह न केवल व्यापारिक लेन देन था, बल्कि सांस्कृतिक संवाद भी था। समुद्री मार्ग ही नहीं, थल मार्गों पर भी शकों ने अपनी छाप छोड़ी। मध्य एशिया से होकर जो रेशम मार्ग सिल्क रूट गुजरता था, उस पर शकों का प्रभाव रहा। उनके घुड़सवार दल और व्यापारी कारवां इस मार्ग से चीन, ईरान और रोमन साम्राज्य तक संपर्क रखते थे। भारत की कीमती वस्तुएं इन रास्तों से दूर देशों में पहुंचती और बदले में वहां से सोना, चांदी और नई कलाएं भारत आती। यूनानी ईरानी प्रभाव शकों के जीवन का हिस्सा था। उन्होंने जब भारत में शासन किया, तो वह प्रभाव भारतीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नया रूप लेने लगा। सिक्कों पर ग्रीक लिपि और संस्कृत या प्राकृत शब्दों का संगम यही दर्शाता है। ये संगम केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूर देशों के विद्वानों और यात्रियों ने भी इसका उल्लेख किया। चीन के इतिहासकारों ने भी शकों का उल्लेख किया है। जब चीनी यात्री भारत आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक समय शकों का साम्राज्य रहा है, जिसने व्यापार और धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी शकों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनके संरक्षण में बौद्ध धर्म पश्चिमी भारत से मध्य एशिया और फिर चीन तक फैला। शकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति भी विदेशों तक चर्चित रही। मध्य एशिया और रोम के ग्रंथों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि शक या शक नामक योद्धा धनुष बाण और घुड़सवारी में निपुण थे। यही कारण था कि उन्हें युद्धों में भाड़े के सैनिक के रूप में भी देखा जाता। भारत के पश्चिमी तट पर शकों की वजह से समुद्री व्यापार इतना विकसित हुआ कि उसे भारत का स्वर्ण द्वार कहा जाने लगा। विदेशी जहाजों के आने जाने से यहाँ नगरों का विकास हुआ, और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारत को और भी बहुआयामी बनाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शकों के बिना भारत और विश्व का संवाद इतना गहरा नहीं हो पाता। उनके पतन के बाद भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी रही। रोमन और चीनी ग्रंथों में बाद के युग तक उनका उल्लेख मिलता है। ये दर्शाता है कि वे भले ही राजनीतिक रूप से मिट गए हों, पर उनकी पहचान विदेशी जगत में कायम रही। भारत ने शकों से केवल युद्ध और राजनीति ही नहीं सीखी, बल्कि विश्व से संवाद करने का नया आत्मविश्वास भी पाया। उनकी वजह से भारतीय मसालों और वस्त्रों की मांग यूरोप और एशिया में बढ़ी। ये परंपरा बाद के युगों में भी जारी रही और भारत को सुगंधित मसालों की भूमि के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। इस प्रकार शकों की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक सेतु की तरह थी, पूर्व और पश्चिम के बीच, उत्तर और दक्षिण के बीच। उन्होंने भारत को विश्व से जोड़ा और विश्व को भारत से। यही उनका स्थायी योगदान था, जिसने उन्हें केवल एक आक्रमणकारी नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक कड़ी बना दिया। इतिहास की नदियां कभी सीधी नहीं बहती, वे मोड़ लेती हैं, धार बदलती हैं और कभी कभी लुप्त होकर भी धरती की गहराई में बहती रहती हैं। शकों की गाथा भी ऐसी ही एक नदी की तरह है। उनका उदय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं के बीच हुआ, उनका प्रवाह भारत की तप्त धरती पर फैला और अंततः उनका विलय गुप्त साम्राज्य की सुनहरी धारा में हो गया। जब वे पहली बार भारत आए, तो उन्हें बाहरी आक्रांता समझा गया। उनकी तलवारें, घोड़े और युद्धकला ने भारतीय राजाओं को भयभीत कर दिया। किंतु धीरे धीरे वही शक इस भूमि के रक्षक बन गए। उन्होंने राजधानियां बसाई, उज्जैनी, गिरनार, भरिगुकच जैसे नगर उनके साम्राज्य के केंद्र बने। उन्होंने सातवाहनों से लंबा संघर्ष किया, कभी जीते कभी हारे, पर हारकर भी मिटे नहीं। रुद्रदामन जैसे शासकों ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि संस्कृत में शिलालेख लिखवाकर भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने बांध बनवाए, नगर सजाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके सिक्कों ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को संगठित किया। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों की नींव भी शकों की परंपरा पर टिकी थी। उनकी सबसे बड़ी धरोहर रही शक संवत। ये संवत केवल समय की गणना का साधन नहीं, बल्कि उनकी अमरता का प्रतीक है।
आज भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसी पर आधारित है। हर वर्ष जब नया शक संवत आरंभ होता है तो मानो सदियों पुराना वह राजवंश फिर जीवित हो उठता है। कला और स्थापत्य में उनका योगदान अमूल्य है। सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय कला का संगम, मंदिरों और गुफाओं की नक्काशी, नगरों का नियोजन, ये सब उनकी दृष्टि की गवाही देते हैं। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि सृजनकर्ता भी थे। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराओं को समान रूप से सम्मान दिया। बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों को दान, शिव और सूर्य की उपासना, संस्कृत भाषा का उत्थान, इन सब ने भारतीय संस्कृति को और समृद्ध कर दिया। उनकी सीमाएं भी स्पष्ट थी। वे कभी एक केंद्रीकृत और विशाल साम्राज्य नहीं बना पाए। उनके क्षत्रप और महाक्षत्रप अक्सर स्वतंत्र शक्ति की तरह शासन करते रहे। यही कारण था कि जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो वे उसे रोक नहीं सके। उनकी आंतरिक दुर्बलता और सातवाहनों के साथ लगातार युद्धों ने उन्हें थका दिया। फिर भी उनका पतन केवल हार नहीं था, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें भारत ने हर विदेशी शक्ति को आत्मसात किया। शकों का रक्त भारतीय रक्त में मिल गया, उनकी परंपराएं भारतीय परंपराओं में घुल गईं, और उनकी स्मृतियां भारतीय लोककथाओं में जीवित रहीं। आज जब हम शकों की ओर देखते हैं तो हमें वे केवल आक्रांता नहीं लगते। वे हमें उन राजाओं की तरह प्रतीत होते हैं जिन्होंने इस धरती को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने इसे समृद्ध किया, इसके व्यापार को विश्व से जोड़ा, इसकी कला और साहित्य को नई उड़ान दी। उनका नाम शायद गुप्तों और मौर्यों जितना प्रसिद्ध न हो, परंतु उनके बिना भारतीय इतिहास अधूरा है। वे उस कड़ी की तरह हैं जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बीच भारत की राजनीति और संस्कृति को जोड़ती है। इतिहासकार उन्हें विदेशी कहते हैं, पर संस्कृति उन्हें अपना मानती है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। वे तलवार से आए पर दिलों में बस गए। उन्होंने भारत को जीता और फिर भारत ने उन्हें जीत लिया। इस प्रकार शकों की महागाथा समाप्त होती है, पर वास्तव में यह अंत नहीं बल्कि एक विलय है। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही शक भारतीय संस्कृति के महासागर में समा गए। उनका साम्राज्य भले ही लुप्त हो गया, पर उनकी आत्मा आज भी हर उस धड़कन में जीवित है जो इस भूमि को अपना कहती है।